बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर बशारत और हम हाजिर हैं लेक्चर नंबर 15 के साथ। स्टूडेंट्स, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने 13th और 14th अमेंडमेंट को पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम 17th और 18th अमेंडमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। बहुत सारे का मतलब ये है कि 26 अमेंडमेंट हो चुके हैं। आज के इस टॉपिक में जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम 17th अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ और 18th अमेंडमेंट बहुत ही अहम अमेंडमेंट जो 2010 में हुआ उसको पढ़ेंगे। बुनियादी तौर पर ये दोनों अमेंडमेंट जो हैं ये उसी स्ट्रगल का हिस्सा हैं जो वक्तन फ़क्तन पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के दरमियान एक स्ट्रगल, पावर हासिल करने के लिए एक स्ट्रगल हो रही थी। इन दोनों अमेंडमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनको मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस लेक्चर में हम दोनों अमेंडमेंट्स का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, उसके की फीचर्स और गवर्नमेंट पर उसका इम्पैक्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले हम बात करते हैं 17 अमेंडमेंट के ऊपर जो हुई 2003 में। सबसे पहले हम इसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप ये जान लीजिए कि ये अमेंडमेंट जो हुई 2003 में बुनियादी तौर पर ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिसने 1999 में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको लीड कर रहे थे नवाज शरीफ, उसकी हुकूमत का खात्मा करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया और आइन को सस्पेंड कर दिया। आप जानते हैं कि आइन के लिए मैंने कहा था कि दो किस्म के वर्ड्स यूज़ होते हैं, सस्पेंशन और एब्रोगेशन। सस्पेंशन से मुराद ये है कि जब आइन पर अमल दरामद को कुछ वक्त तक के लिए रोक लिया जाए। मुशर्रफ ने आइन को सस्पेंड करके खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव का पोस्ट देकर पाकिस्तान को रूल करना शुरू किया। 2002 तक यानी 3 सालों तक परवेज़ मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर रहे, लेकिन 2002 में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से मुशर्रफ इस बात पर मजबूर हुआ कि वो हुकूमत सिविलियन के हवाले करे। लिहाजा मुशर्रफ ने 17वीं तरमीम के ज़रिए एक सेमी सिविलियन सेटअप को कायम कर दिया। सेमी सिविलियन से मुराद ये है कि उस पर कंट्रोल बहरहाल मुशर्रफ ही कर रहा क्योंकि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। डियर स्टूडेंट्स, 17 अमेंडमेंट जो थी बुनियादी तौर पर वो मुशर्रफ की चंद पॉलिटिकल एक्टर्स जिसमें MMA यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल सर फहरिस्त थी, उनसे बातचीत के नतीजे में ये अमेंडमेंट हुई। बुनियादी तौर पर इसका मकसद मुशर्रफ के उन तमाम रिफॉर्म्स को लेजिटिमाइज करना था जो मुशर्रफ ने 3 सालों के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर किए। इस अमेंडमेंट के ज़रिए मुशर्रफ को वो इख्तियारात मिले जो स्पेशली पार्लियामेंट के ऊपर जो एक सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की तरफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को ले गए। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में निज़ाम पार्लिमानी है और पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा होते हैं, सदर के पास नहीं होते। परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में इंतखाबात के ज़रिए, रेफरेंडम के ज़रिए ख़ुद को 5 साल के लिए सदर नामज़द किया और फिर मुल्क में इलेक्शंस करवाकर नेशनल असम्बली को कायम किया और यूं एक सिविलियन सेटअप कायम करके 2003 में इस अमेंडमेंट को करके मुशर्रफ ने अपने तमाम इक़दामात को लेजिटिमाइज किया और ख़ुद को ग्रेट पावर्स देकर एक चीफ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे मुशर्रफ विराजमान हो गए। इस अमेंडमेंट को तफसील के साथ इसका जायज़ा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस अमेंडमेंट के की फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस अमेंडमेंट की बुनियादी बात यह थी कि इसमें दोबारा से आर्टिकल 58(2)B जो कि 13 अमेंडमेंट में उसका खात्मा किया गया था, जो 1997 में किया गया था, यहाँ पर दोबारा 58(2)B को बहाल करके प्रेसिडेंट को वो इख्तियारात मिल गए कि वो नेशनल असम्बली को डिसमिस कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता है।
इसके अलावा इस अमेंडमेंट के ज़रिए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो 2002 में मुशर्रफ ने जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया, एक बुनियादी तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है किस्म का, जो मुशर्रफ ने पेश किया था, जिसमें मुशर्रफ ने एक तो ख़ुद को 5 साल के लिए सदर मुंतखब करवाया था और इसके अलावा दीगर रिफॉर्म्स भी उसमें कराए गए थे। इस अमेंडमेंट के ज़रिए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को लेजिटिमाइज किया गया और यूं मुशर्रफ ने 1999 से लेकर 2002 तक इन 3 सालों में किए गए अपने तमाम एक्शंस को लेजिटिमाइज कर दिया। इसके अलावा इस अमेंडमेंट के ज़रिए मुशर्रफ ने डुअल ऑफिसेस संभाल लिए। बैक वक्त वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, लिहाजा खुद को एक डोमिनेंट अथॉरिटी देकर मुल्क में एक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर खुद को मनवा लिया। इस अमेंडमेंट की एक और ख़ास बात यह थी कि इस अमेंडमेंट ने क्वालिफिकेशन जो लेजिस्लेचर्स की जो क्वालिफिकेशन थी, जो कानून साज इदारे की जो क्वालिफिकेशन थी, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से और मॉरल प्रीरेक्विजिट्स जो थी, उसमें इजाफा कर दिया। जैसे कि मुशर्रफ ने यहाँ पर नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान के लिए ग्रेजुएशन तक तालीम ज़रूरी कर दी और यूँ कहा गया कि जिस शख्स ने बीए या बीएससी ना किया हो वो नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। यूँ मुशर्रफ ने इस अमेंडमेंट में जो लेजिस्लेटर्स की क्वालिफिकेशन थी उसको भी सख्त कर दिया। ये चंद उसके की फीचर्स थे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में 17 अमेंडमेंट के ज़रिए जो फीचर्स आए उसका इम्पैक्ट पड़ते हैं गवर्नमेंट पर। स्टूडेंट्स, आप ये जान लीजिए कि 17 अमेंडमेंट के ज़रिए पाकिस्तान के पार्लिमानी सिस्टम को कमज़ोर किया गया और दोबारा से ये पार्लिमानी निज़ाम एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तब्दील हो गया। मुशर्रफ को इस कदर इख्तियारात देकर बुनियादी तौर पर उसको चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर तैनात किया गया और यूँ पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है एक दफ़ा फिर कमज़ोरी का शिकार हुआ और डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये ख़तरा बहरहाल लाहिक था कि वो किसी भी वक्त मुशर्रफ की ज़िद में आकर असम्बली टूट सकती है और वज़ीर आज़म अपने घर जा सकता है। बहरहाल 17 अमेंडमेंट ने मुशर्रफ की रिजीम को स्टेबलाइज किया और यूँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो मेंबर्स थे, वो उनकी जो ताकत थी, उनका जो इख्तियार था, उस पर एक पाबंदी और एक कदगन लगा दी गई और उनको फुल ऑटोनॉमी और आज़ादी के साथ अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से मना किया गया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 18 अमेंडमेंट के हवाले से। बहुत ही अहम अमेंडमेंट है पाकिस्तान की तारीख़ का। 2010 में ये अमेंडमेंट किया गया। 18 अमेंडमेंट को समझने के लिए सबसे पहले इसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल एक डिफरेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये तरमीम की गई। आप जानते हैं कि 2008 में मुशर्रफ के दौर का ख़ात्मा हुआ और पाकिस्तान में 2008 में इलेक्शंस किए गए और यूं उन इलेक्शंस के नतीजे में एक सिविलियन गवर्नमेंट वजूद में आई। उस वक़्त आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट थी और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर के तौर पर मुंतखब हुए। स्टूडेंट्स, ये वो दौर था जिस वक़्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकनॉमिक क्राइसिस और दीगर बहुत सारे चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। ये अमेंडमेंट जो थी ये एक बाईपार्टिज़म का मतलब ये है कि वो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आपस में एक दूसरे की मुखालिफत भी थी, जिस तरह मुस्लिम लीग नून जो कि अपोजिशन में थी और आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी जो कि रूल कर रही थी। बुनियादी तौर पर दोनों की कोशिशों से ये अमेंडमेंट हुई जिसके नतीजे में पार्लियामेंट्री करैक्टर को और कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर कर दिया गया। यानी यहाँ पर सदर के पावर्स का खात्मा किया गया जो मुशर्रफ ने 58(2)B के नतीजे में और 17 अमेंडमेंट के नतीजे में ख़ुद को ज़्यादा दिए थे। यहाँ पर 18 अमेंडमेंट में प्रेसिडेंशियल पावर्स का खात्मा करके बुनियादी तौर पर फेडरेशन को मजबूत किया गया और
प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी को इंश्योर किया गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके की फीचर्स के हवाले से बात करते हैं। स्टूडेंट्स, 18th अमेंडमेंट के नतीजे में पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में 102 चेंजेस की गई। ये बहुत बड़ी तादाद थी और ये पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ था कि आईन में इस कदर ज़्यादा चेंजेस की गई। इसके की फीचर्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले अहम बात ये थी कि इस तरमीम ने आर्टिकल 58(2)B को एक मरतबा फिर ख़त्म करके दरअसल प्रेसिडेंट के पावर्स को कम कर दिया, जिसके पास ये इख्तियार था कि वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, और यूं ये ताकत दोबारा पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया गया। इस तरह करने से सदर के जो इख्तियारात थे वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर की तरफ मुंतकिल किए, और ये कहा गया कि पाकिस्तान का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के इख्तियारात की बालादस्ती के मुताबिक एक्ट करेगा मुल्क में। स्टूडेंट्स, एक और अहम चीज़ जो थी वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी। यहाँ पर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई और ये कहा गया कि जो सूबे हैं वो एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट और इस तरह दीगर चीज़ों में अपनी कानून साजी खुद कर सकते हैं और वो इस कानून साजी में आज़ाद होंगे। एक और अहम चेंज जो इसमें की गई 18वीं तरमीम में वो ये था कि अदालत की जो आज़ादी है उसको स्ट्रेंथन किया गया, और जजों की जो तैनाती है उसके लिए बाकायदा, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में अपने जुडिकेचर के तहत देखा कि बाकायदा एक जुडिशल कमीशन के ज़रिए और एक पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए जो जजेस की तकर्री थी वो होगी। इससे पहले जजेस की तकर्री सदर के सवाबदीद पर थी, और इसका अब 18th अमेंडमेंट में खात्मा करके ये इख्तियार भी दरअसल सदर से लेकर जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी के सपर्द किया गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 18th अमेंडमेंट का गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये है कि इस अमेंडमेंट के नतीजे में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत हुई। यहाँ पर सदर के इख्तियारात को कम करके और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ज़रिए बुनियादी तौर पर सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान ताकत को बैलेंस कर दिया गया। इसके अलावा पार्लियामेंट के किरदार को इस अमेंडमेंट ने रीइंफोर्स करके बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में पार्लियामानी निज़ाम को मजबूत किया। यहाँ पर एक बात ये भी समझ लीजिए कि इस तरमीम में चंद मसाइल भी थे, लेकिन उन तमाम चैलेंजेस से कतई नज़र अगर आप देखें तो पाकिस्तान की पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जो 18th अमेंडमेंट है वो एक माइलस्टोन की हैसियत रखती है, जो कि फेडरलिज्म और पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अपने इस टॉपिक को सम अप करते हैं और सम अप इस तरह करते हैं कि 17th अमेंडमेंट जो थी वो बुनियादी तौर पर मिलिट्री डोमिनेंसी को प्रमोट कर रही थी, और जिसके ज़रिए से मिलिट्री रूल पाकिस्तान में डोमिनेंट हुआ। मुशर्रफ ने ख़ुद को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया और सदर भी थे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उसके पास इख्तियार भी था कि असम्बली को डिसॉल्व करे, उसके पास इख्तियार भी था कि प्राइम मिनिस्टर को घर भेजें, और एक मोनार्की टाइप की गवर्नमेंट जो थी वो पाकिस्तान में कायम हो गई थी, जिसको हम कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी कहते हैं। कि डेमोक्रेसी तो थी, एक सिविलियन सेटअप बना दिया गया 2002 में, बट ये है कि उस पर इख्तियार जो था वो मुशर्रफ का बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर आप 18th अमेंडमेंट को देखें तो 18th अमेंडमेंट जो थी वो एक कलेक्टिव एफर्ट थी, जिसके ज़रिए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को और फेडरलिज्म को वापस रिस्टोर कर दिया गया। तो ये एक दोनों का एक तकाबुली जायज़ा था, एक कंपैरेटिव एनालिसिस था, जिसको हमने मुख्तलिफ हेडिंग्स के तहत उनका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, उनके की फीचर्स और गवर्नमेंट पर उसका इम्पैक्ट क्या था, और आखिर में हमने इसको कंक्लूड कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई हुई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।